नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 22 से 28 मार्च 2021 के रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का रिव्यू और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यापार और मध्य प्रदेश के घटनाक्रम पर। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार से मिशन नगरोदय के कार्यक्रम को संबोधित किया और बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं और कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। बेघरों के लिए तेजी से आवास बनाए जा रहे हैं। पिछले एक साल में कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी 3 लाख आवासों का निर्माण पूरा कर जरूरतमंद परिवारों को दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि वर्ष 2022 तक कोई भी आवासहीन न रहे, सबका पक्का मकान हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है। बीमा राशि, राहत राशि, सम्मान निधि सहित अन्य सभी सुविधाएं किसानों को दी जाएगी। एक और खुशखबरी आपको बता दें, आज है 23 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में 2000 करोड़ रुपए की राशि जमा करने वाले हैं। बात करें इन 2000 करोड़ रुपए की, तो इसमें से 400 करोड़ रुपए होंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दी जाती है, या यूँ कहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री ने जो 2000 रुपये की 2 किस्तें यानी कि 4000 रुपये सालाना की राशि जमा करने का वादा किया है। तो आज वो दिन है जब मध्य प्रदेश के सभी 78 लाख किसानों के खातों में 2000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। इसके अलावा 1100 करोड़ के लगभग मुआवजा की राशि भी जमा होनी है। इसका लाइव वीडियो आपको हम दिखाएंगे दोपहर 2 बजे। किन किन जिलों में यह राशि पहुंचेगी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जिसमें पूरी मुआवजा की लिस्ट भी दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस जिले को कितनी राशि मिली है। जरूरतमंदों को मिलेगा संबल योजना का लाभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संबल योजना फिर से शुरू की गई है। इसके हर घटक का लाभ हर जरूरतमंद परिवार को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उन्नत स्कूल बनाया जाएगा। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इस स्कूल का नाम क्या होगा? सीएम राइज स्कूल। ऐसे स्कूल के बच्चों को निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये सरकारी स्कूल होगा, लेकिन बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल बस के माध्यम से आएंगे जाएंगे। स्व सहायता समूहों को मजबूत बनाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि हर गांव में पक्की सड़क का निर्माण, हर ग्राम पंचायत का भवन, हर ग्राम पंचायत में मुक्ति धाम और खेल मैदान होंगे। हर गांव के हर घर में नल से जल पहुंचाया जाएगा। इस वर्ष 26 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। यह बात कही केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अव्वल 5 राज्यों में शामिल है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में भी प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। गेहूं उपार्जन की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाएगा। पहले 23 मार्च से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन अब खरीदी को फिलहाल आगामी दिनांक तक स्थगित कर दिया गया है। जैसे खरीदी शुरू होगी या तारीख की घोषणा होगी, आपको तुरंत इसकी जानकारी इसी चैनल के जरिए दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सुझाव हो तो बता सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की सभी व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन किया गया है। देखिए, 22 मार्च से पहले खरीदी होनी थी, लेकिन अभी इसे टाल दिया गया है। पंजीयन से कोई किसान चूके नहीं, इसके लिए पंजीयन की तिथि में 2 बार बढ़ोतरी भी की गई थी। आपको एक बात पता होगी, 4763 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी होनी है। भारतमाला परियोजना में मध्य प्रदेश को मिलेंगे 50,000 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी सड़क परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। आप फोटो में इनको देख भी सकते हैं।
केंद्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 1858 करोड़ रुपए के 26 प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से किया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उन्नयन तथा अन्य सड़कों के निर्माण के कार्यों में आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान कर परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। अब बात करें भारतमाला परियोजना है क्या, तो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए इस वर्ष दिसंबर तक मध्य प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपए प्रदान करने की योजना है। तो भारतमाला परियोजना बेसिकली राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उन्नयन से संबंधित है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अटल प्रोग्रेस वे परियोजना में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के 309 किलोमीटर हिस्से के लिए आवश्यक 1523 हेक्टेयर शासकीय भूमि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्वामित्व में निःशुल्क आवंटित कर दी गई है। वन भूमि के व्युत्पन्न पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भू अर्जन और अदला बदली के माध्यम से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की तैयारियां भी कर ली गई हैं। खास खबर, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में आंशिक संशोधन किया गया है। नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अब हाई स्कूल परीक्षा 30 अप्रैल से 19 मई 2021 तक होगी और हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की परीक्षा 1 मई से 21 मई 2021 तक आयोजित की जाएगी। संशोधित परीक्षा का जो कार्यक्रम है वह मंडल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर जाकर के देखा जा सकता है। अंदर के पृष्ठों पर हम चर्चा करेंगे खेल चर्चा पर, सामयिकी पर, जिसमें देश विदेश की प्रमुख घटनाएं देखेंगे। चर्चा में के तहत प्रमुख व्यक्तित्व और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा करेंगे। देश विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण भी देखेंगे पिछले सप्ताह की खबरों के अंतर्गत। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की खबरें और इस न्यूज़पेपर में दी गई तमाम गवर्नमेंट जॉब की जानकारी। कोरोना की स्थिति की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की और लगातार वही बातें की। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कहीं भीड़ न करें, कोरोना संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दें। नेता भले ही रैली करते रहे लेकिन जनता को सावधानी रखनी है, क्योंकि नेता तो नेता है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन फिलहाल हमारी नज़र रहेगी प्रमुख काम की नियम कानून और खबरों पर, जो कि आपके जीवन के लिए और आपके नॉलेज के लिए उपयोगी होते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर नगरों में आगामी 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो नेताओं की रैलियां बराबर चलती रहेगी, सरकारी कार्यक्रम होते रहेंगे, लोगों को कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा किया जाता रहेगा, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकेंगे। स्कूल 31 मार्च तक तो कम से कम बंद है और आगामी जो स्थिति है वह भी लग नहीं रही है कि स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि इंदौर, भोपाल और जबलपुर शहर में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इन तीनों शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। इसके अलावा लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल और उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आने जाने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए जरूर छूट रहने वाली है। ये था पेज नंबर 1 का संपूर्ण सारांश जो कि मैंने आपको बताया। देखते हैं पेज नंबर 2 पर है। देखिए पिछले सप्ताह की खबरें हैं, लेकिन इनको हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले मध्य प्रदेश की खबरें हम कवर कर लेते हैं। कोरोना को परास्त करना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों उज्जैन, सागर, बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, रतलाम और छिंदवाड़ा में भी रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। तो ये सभी शहर है जहाँ पर कोरोना ज़्यादा पैर पसार रहा है और इसलिए बाजार को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा और जो बड़े निर्देश है उसकी हम बात करें तो कोरोना के कारण हमें होली सावधानी से निकालनी होगी, मनानी होगी। होली के जुलूसों, गेर और मेलों का आयोजन नहीं हो सकेगा। सामाजिक और बड़े आयोजनों पर भी सतर्कता बरतना होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली त्यौहार में बड़ी संख्या में श्रमिक साथी अपने पैतृक ग्रामों और नगरों में लौटेंगे। उन्होंने मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में पर्याप्त रोजगार देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामों में पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित किए जाए ताकि बाहर जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।
भोपाल, इंदौर आदि शहरों के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए शासकीय के साथ साथ निजी कार्यालयों में भी थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड टीकाकरण अभियान को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं और धर्मगुरु के साथ ही एनजीओ का सहयोग लेने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मनुष्य के शरीर के घाव अब जल्दी भरेंगे, महत्वपूर्ण खोज है, आइए देखते हैं। विज्ञान के जरिए मानव जीवन में अनेक सुधार के उपाय किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीक के जरिए मानव जीवन बेहद आसान बन गया है। मेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तकनीक के इस्तेमाल से मानव जीवन को बेहतर उपचार मुहैया करवाया जा रहा है। वैज्ञानिक अब ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसकी क्षमता मानव शरीर के घाव को इंसान के अपने शरीर की स्वाभाविक क्षमता की तुलना में 5 गुना अधिक तेजी में भरने में कारगर है। सुनने में यह बात किसी फिल्मी किरदार के सुपर पावर की तरह लगती है, लेकिन हाँ, अमेरिका में वायुसेना अपने योद्धाओं के घाव जल्दी भरने के लिए ऐसा तरीका विकसित कर रही है। मिशिगन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर वैज्ञानिकों की टीम युद्ध के समय घायल हुए सैनिकों के घाव, जलने या चोट के उपचार के लिए एक सेल्यूलर रिप्रोग्रामिंग की खोज कर रहे हैं जो इंसान की खुद की स्वाभाविक प्रक्रिया से 5 गुना ज़्यादा कारगर हो। सेल प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया में ट्रांसक्रिप्शन कारक कहे जाने वाले प्रोटीन का उपयोग करके जीनोम को संशोधित किया जाता है जो सेल विभाजन और विकास तथा सेल माइग्रेशन और संगठन जैसी गतिविधियों को विनियमित करने के विभिन्न जीव को रोकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को स्प्रे ऑन बैंडेज के जरिए लगाया जा सकता है। यह एक्सपोज्ड मांसपेशियों की कोशिकाओं को त्वचा कोशिकाओं में बदलने की क्षमता रखता है जो कि घाव को कवर करते हैं ताकि वे घाव जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। महासागरीय विज्ञान से विकास को समर्पित है यह दशक। विश्व मौसम विज्ञान दिवस विश्व मौसम संगठन यानी WMO की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक इकाई के रूप में विश्व मौसम संगठन WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसीलिए इसे मनाया जाता है। कोरोना काल ने बदली मौसम और प्रकृति की तस्वीर। तो मौसम के लिए तो कुल मिलाकर कोरोना काल काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन में भी काफ़ी गिरावट आई है क्योंकि परिवहन और उद्योग में भारी कटौती हुई है। WMO के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें वैश्विक स्तर पर कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडलीय सांद्रता में निरंतर वृद्धि पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में स्तर भाग प्रति मिलियन में मापा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन PPM में। देखिए, PPM का नाम आपने सुना होगा, तो PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2019 में इसका वैश्विक औसत 409.8 PPM था। वर्ष 2020 में कोविड के चलते लॉकडाउन लगाया गया और इसके चलते कितना फ़ायदा हुआ यह हमें देखना चाहिए। इस वर्ष की शुरुआत में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 17% की कमी आई थी। इस वर्ष मौसम विज्ञान दिवस की थीम क्या है? द ओशियन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये है इस बार की थीम। महासागर, जलवायु और मौसम, ये इस बार की थीम है। थीम पूछी जाती है आपकी परीक्षाओं में, याद रखिएगा। तो फिलहाल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी थी वह हम देख चुके हैं और IPCC की रिपोर्ट को 195 देशों में मंजूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि मौसम विज्ञान के जनक का नाम है ल्यूक हावर्ड। ल्यूक हावर्ड जूनियर का जन्म 28 नवंबर 1772 को लंदन में हुआ था। वह लंदन क्षेत्र में 1801 से 1841 तक मौसम की व्यापक रिकॉर्डिंग और उनके लेखन के लिए ल्यूक हावर्ड को मौसम विज्ञान का पिता कहा गया है। बात करें कहाँ कहाँ पर सरकारी नौकरी निकली है, तो भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI में भर्ती खुली है। आप अप्लाई कर सकते हैं। पद काफ़ी अच्छे हैं, वेतन भी काफ़ी अच्छा है। बस आपको मेहनत भी काफ़ी अच्छी इसके लिए करनी होगी और आपकी क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी इसके लिए होनी चाहिए। वेबसाइट है www.fci.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको पदों की जानकारी हम दे देते हैं कि कितने पद हैं। तो सहायक महाप्रबंधक सामान्य प्रशासन के पद हैं 30। वेतन इसमें 1,80,000 तक है। सहायक महाप्रबंधक तकनीकी 27 पद, लेखा 22 पद, विधि 8 पद, चिकित्सा अधिकारी 2 पद। तो कुल मिलाकर 89 पद है जिनके लिए आप अप्लाई
कर सकते हैं। अब हमने वेतन और पद संख्या तो देख ली, लेकिन योग्यता क्या मांगी है भाई साहब? तो सहायक महाप्रबंधक सामान्य प्रशासन के लिए योग्यता है स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हो 55% अंकों के साथ, या फिर ACA AICWA ACS किया हो, या फिर न्यूनतम 55% अंकों के साथ बैचलर डिग्री और विधि में 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम आपने किया हो। अच्छा, अनुसूचित जाति जनजाति PWD उम्मीदवार के मामले में अंकों की न्यूनतम प्रतिशत 55 के बजाय 50% होगी। सहायक प्रबंधक तकनीकी के लिए योग्यता मांगी है 55% अंकों के साथ BSc, या फिर खाद्य विज्ञान में BTech या BE, या फिर खाद्य इंजीनियरिंग में या खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकी में BTech डिग्री या BD डिग्री। तो कुल मिलाकर साइंस बैकग्राउंड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सहायक महाप्रबंधक लेखा की बात करें तो एसोसिएट सदस्यता हो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, या फिर कास्ट अकाउंटेंट्स की, या कंपनी सेक्रेटरीज की, वे लोग लेखा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विधि के लिए आपके पास विधि की डिग्री होनी चाहिए, सीधी सी बात है, और अनुभव भी मांगा है। आपके पास ये योग्यता हो तो देख सकते हैं। और चिकित्सा अधिकारी के लिए ये योग्यता है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप आसानी से इसे देख सकते हैं। तो ज़रूर अप्लाई करें, आपके पास योग्यता हो तो। कभी कभी लक भी इसमें काम करता है, किस्मत भी काम करती है। वेबसाइट है fci.gov.in, वहाँ पर जाकर के आप और विस्तार से जानकारी देख सकते हैं। तो जो काम की जानकारी, इसमें ज़्यादा काम की जानकारी थी, मेरे ख्याल से हम देख चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षा की पद्धति यहाँ पर ये दी हुई है। ये आपके पेपर रहेंगे 2.5 घंटे के, और ये इसका सिस्टम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये रहेगा सिलेबस भी यहाँ पर विस्तार से दिया हुआ है। तो यदि इसमें आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करेंगे, मैं तो यही कहूँगा। और आगे और विस्तार से यह विज्ञापन पूरा दिया हुआ है। तो मेरी कोशिश होती है खास चीज़ें आपको बता दें, क्योंकि हर नौकरी हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होती है। और जिसके लिए उपयोगी है वह पेपर खरीद ले, या फिर ऑनलाइन इसको पढ़ ले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पेज नंबर 11 पर हम पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं पेज नंबर 12 पर क्या कुछ खास है इस पेपर में। इंदौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क में रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 2021-22 के लिए। ये मोबाइल नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। महाराणा प्रताप कॉलेज भोपाल, इसमें प्रिंसिपल HOD असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है, 3 पोस्ट हैं। मोबाइल नंबर वगैरह दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और कॉलेज का एड्रेस दिया हुआ है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, CV भेज सकते हैं 15 दिनों के अंदर। कार्यालय कार्यपालन यंत्री राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में, ये तो टेंडर है। नागरिकों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह देने की बात कही है नगरीय विकास और आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने। मंत्रियों के नाम इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ मंत्रियों के नाम। आपके नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं के लिए तो है ही। हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया, तो उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी इस अवसर पर रवाना किए गए। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है श्री बिसाव लाल सिंह, और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री है श्री कमल पटेल। इन दोनों ने इन जागरूकता रथों को रवाना किया है। ऑनलाइन उपभोक्ताओं के भी जो अधिकार है यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन परचेसिंग का बहुत ही लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवाएं, वारंटी अवधि, नकद वापसी और सामान वापसी की क्या प्रक्रिया होगी, यह आप ज़रूर ध्यान से पढ़ लें खरीदने से पहले। और भ्रामक या प्रलोभन युक्त विज्ञापनों से आकर्षित न हो। सभी अप्रत्याशित शुल्क और लागू करों की भी जांच करना चाहिए। उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार है यह आपको पता होना चाहिए, तो देख लीजिए। संचालक खाद्य श्री तरुण पिथोड़ा ने बताया कि स्वास्थ्य तथा जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा उपभोक्ता का अधिकार है। वस्तु और सेवा की गुणवत्ता, निर्धारित मात्रा, शुद्धता, मानक तथा मूल्य के बारे में जानकारी रखने का अधिकार भी उपभोक्ता को है। इसके अलावा शासकीय और प्रशासकीय मंचों पर उपभोक्ता के हितों को सुने जाने के अधिकार,
किसी वस्तु या सेवा में कमी या त्रुटि होने पर होने वाले नुकसान में प्रतितोष पाने के अधिकार भी उपभोक्ताओं को प्रदान किए गए हैं। संचालक खाद्य ने बताया कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं, खाद्य, औषधि, बीमा, बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग अथवा शॉपिंग, रेल यात्रा, चिकित्सा, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति, भ्रामक विज्ञापन आदि के प्रति सेवाओं में किसी प्रकार के सुविधा अथवा धोखाधड़ी या भुगतान के अनुरूप सेवाएं न मिलने पर उपभोक्ता को अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800-233-0046 पर दर्ज करा सकते हैं। ये नंबर ज़रूर नोट कर ले, कहीं भी आपके साथ धोखाधड़ी हुई हो तो इस पर आप फ़ोन लगा सकते हैं। राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को छोड़कर सुबह 10 से 5 बजे तक किसी भी दिन इन सेवाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ऐसी मुझे आशा है। बताइएगा कमेंट करके। मध्य प्रदेश को मिलेंगी अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं, यह बात कही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भोपाल में। डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया गया कि प्रदेश में जबलपुर के कैंसर इंस्टीट्यूट को केंद्र सरकार से 75% अंशदान दिया जाए। वर्तमान में यह अंशदान है 60%, जिसे बढ़ाने के रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज दमोह, सिवनी और छतरपुर को शुरू करने के लिए औपचारिक अनुदान और सहयोग का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि उन्होंने अपने पूर्व कार्यकालों में निरंतर नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने की पहल की थी। वर्ष 1964 के बाद लंबी अवधि तक नए कॉलेज नहीं खुले थे। सागर में नवीन मेडिकल कॉलेज में श्रृंखला शुरू हुई। वर्तमान में बजट में भी 9 नए चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैस पीड़ितों के लिए संचालित अस्पताल के व्यवस्थित संचालन में केंद्र के सहयोग का भी आग्रह किया गया। श्री चौहान ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में समस्त पात्र नागरिकों को अगले 35 टीकाकरण दिवसों में कोविड के प्रथम डोज लगाए जाने की योजना है। इसके लिए लगभग 81 लाख प्रथम डोज की आवश्यकता होगी। अब तक राज्य को कोविशील्ड की कुल 28 लाख तथा कोवैक्सीन की कुल 3,84,000 डोज मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 15 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। आगामी सप्ताह में प्रति सप्ताह 8 से 10 लाख वैक्सीन डोज की आवश्यकता है, जिससे निर्धारित समयावधि में टीकाकरण का कार्य जून के पहले सप्ताह तक पूर्ण किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को आवश्यकता अनुसार डोज उपलब्ध करवाई जाएगी। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में दंपतियों को दी गई प्रोत्साहन राशि तो कितनी दी जाती है, यह भी पता होना चाहिए। वर्ष 2020-21 में योजना में 20 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि 1012 दंपतियों को उपलब्ध कराई गई है। योजना में ऐसे दंपतियों को पुरस्कृत किया जाता है जिसमें सवर्ण युवक या युवती द्वारा अनुसूचित जाति की युवक और युवती से विवाह किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित जाति की युवक युवती से विवाह करने पर ही यह प्रोत्साहन मिलता है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी राहत राशि का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। अनुसूचित जातियों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2021-22 में 111 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालय की स्थापना की है। प्रदेश के 7 जिलों में जिला और सत्र न्यायालय के विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया गया है, ताकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। बसों में यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, यह बात कही परिवहन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत ने। 1-2 मिनट के अंतराल से परमिट जारी होने पर सड़क पर बसों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती है, जिससे चालक समय पर पहुंचने के दबाव में गाड़ी तेज गति से चलाते हैं। तो दुर्घटना को रोकने के लिए भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी यात्री बिना मास्क के बस में सफ़र नहीं करेगा, और यदि सफ़र करता पाया गया तो संबंधित वाहन मालिक, चालक और परिचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में पर्याप्त अंतराल यात्रियों के बीच रखने के निर्देश भी हैं। इस संबंध में और भी पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य से 2 कदम दूर है मध्य प्रदेश। कोविड के चलते भी राजस्व जरूर भरपूर मिल रहा है। महिलाओं को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाना
एक महत्वपूर्ण कदम, श्री राजपूत ने बताया। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, तेंदुपत्ता संग्राहकों के बच्चों का संवारा जा रहा भविष्य। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेंदुपत्ता संग्राहकों, फड़मुंशी और प्रबंधकों के बच्चों की शिक्षा के बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। वन मंत्री है कुंवर विजय शाह, उन्होंने यह बात कही है। 935 छात्र छात्राओं को 9,88,00,000 रुपये की सहायता राशि वर्ष 2019-20 के लिए दी गई है। इनमें स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सभी शामिल हैं। पात्रता की बात करें तो तेंदुपत्ता संग्राहक, फड़मुंशी और प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक के बच्चों की पिछली परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने पर इस योजना से लाभ लेने की पात्रता है। इसके अलावा संग्राहक के लिए जरूरी है कि पिछले 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्ष की अवधि में न्यूनतम 1 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया हो। इस महत्वाकांक्षी योजना में छात्र छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकें, छात्रावास व्यय और वर्ष में एक बार घर आने जाने के लिए यात्रा व्यय की पूर्ति की जाती है। कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी को 12,000 रुपये अधिकतम वार्षिक सहायता, कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी को 15,000, गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थी को 20,000 और व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थी को अधिकतम 50,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है। सार्थक एजुविजन 2021, ज्ञान कौशल और नागरिकता के संस्कार देना शिक्षा का लक्ष्य, यह बात कही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी सार्थक एजुविजन 2021 का शुभारंभ कर रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारतीय शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित सार्थक एजुविजन 2021 के 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस और नेशनल एक्सपो के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा नीति में भारतीयता की स्थापना के लिए कुलपति, शिक्षाविद और अकादमिक जगत के समागम के प्रशासक अकादमी में आयोजित उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तथा श्री गडकरी ने मक्खनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सार्थक एजुविजन न्यूज़ का लोकार्पण और गुरुकुल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया है। तो भोपाल में यह कार्यक्रम मुख्य तौर पर आयोजित किया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने की बात भी यहाँ पर की गई है। प्रदेश के बजट का 10% शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। शालेय स्तर पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में गुणवत्ता शिक्षा के लिए ऐसे स्कूल विकसित किए जा रहे हैं जहाँ प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पर्याप्त शिक्षक व्यवस्था उपलब्ध होगी। इस वर्ष कुल 3,000 स्कूल शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में इस प्रकार के कुल 9,000 विद्यालय विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों और गरीबों के खाते में सरकार ने 1,18,000 करोड़ रुपए कोरोना काल में डाले हैं, यह बात भी यहाँ पर कही गई। सामाजिक आर्थिक समानता, प्रजातंत्र और नैतिक मूल्य हमारी प्रतिबद्धता है, यह बात कही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि अगले 50 वर्षों के लिए किस प्रकार विकास किया जाए, इस संबंध में हम सोच करके काम कर रहे हैं। भोपाल वासी देखे हुनर हाट में आए कारीगरों का हुनर हाट का आयोजन भोपाल में किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भोपाल में आयोजित हुनर हाट में प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया था हुनर हाट का आयोजन। इसमें 31 राज्यों के कलाकार और हस्तशिल्पी अपने उत्पाद लेकर आए थे। हुनर हाट से आत्मनिर्भर बनेंगे कारीगर और दस्तकार, यह इसका मेन उद्देश्य इसका यह है। प्रधानमंत्री को मैन ऑफ आइडियाज़ बताया श्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष इस प्रकार के हुनर हाट लगेंगे, इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। तो हुनर हाट में क्या आता है, लोकल को वोकल बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, देशी कारीगरों को बढ़ावा दिया जाता है और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाता है। स्वदेशी विरासत को मार्केट उपलब्ध कराने का प्रभावी प्लेटफॉर्म है हुनर हाट, यह बात कही केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हुनर हाट में भाग ले रहे शिल्पकारों के उत्पाद ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर
100 करोड़ रुपए तक का मुकदमा भी दर्ज करा सकेंगे उपभोक्ता। यह कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री फैज अहमद किदवई ने कहा कि उपभोक्ता एक्ट को उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फ़ोन नंबर मैंने पहले ही बता दिया है, 1800-233-0046। इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2019 में किए गए संशोधनों की भी जानकारी दी उपभोक्ता फोरम के अधिवक्ता श्री हितेश जोशी ने। उन्होंने कहा कि नवीन प्रावधानों के अनुसार अब उपभोक्ता अपनी क्रय सेवाओं से असंतुष्ट होने की स्थिति में जिला उपभोक्ता फोरम में भी विक्रेता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, फिर वो चाहे 100 रुपये का हो या फिर 100 करोड़ रुपए का। पहले वो मुकदमा वही दर्ज करा सकता था जहाँ से उसने सेवाएं क्रय की होती थी। तो ये बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि भाई कंपनी भले ही दिल्ली की हो, लेकिन आपने उत्पाद अपने राजगढ़, भोपाल या इंदौर में खरीदा है तो आप राजगढ़, भोपाल या इंदौर में ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता को शिकायत होने पर जिस विक्रेता से वस्तु अथवा सेवाएं क्रय करता था उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसी अनुक्रम में पुरस्कार भी बांटे गए। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाव लाल सिंह ने आशा फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये और प्रशस्ति पत्र, द्वितीय पुरस्कार के रूप में जागरूक उपभोक्ता समिति को 51,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र, और तृतीय पुरस्कार कटनी के अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, भले राशि कम हो। याद रखिएगा कि किसको मिला है प्रथम पुरस्कार। खासतौर पर चना, मसूर और सरसों के उपार्जन की सीमा को बढ़ाने के लिए आग्रह किया गया कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष चने का संभावित उत्पादन 58 लाख मीट्रिक टन है और प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत प्रदेश को रबी वर्ष 2020-21 में चना उपार्जन के लिए अधिकतम सीमा 14.51 लाख मीट्रिक टन की पात्रता है। इसी प्रकार सरसों का संभावित उत्पादन भी जाता है और इसकी भी पात्रता कम है, तो बढ़ाने के लिए निर्देश देने के रिक्वेस्ट की गई है केंद्रीय मंत्री से। केंद्रीय मंत्री जो कि कृषि कल्याण और किसान विभाग के हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर से। वहीं 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की अधिक मांग की गई थी, किंतु केंद्र सरकार ने 12.5 लाख मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया है। तो इस बारे में भी और ज़्यादा यूरिया सरकार ने केंद्र सरकार से मांगा है, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश में टेराकोटा शिल्पी हो रहे हैं कला में पारंगत। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना उन्नत हुनर सशक्त कल के तहत टेराकोटा के शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रबंध संचालक है मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग के श्री गौतम सिंह। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। सड़क, पानी, बिजली और सिंचाई में स्व-वित्त पोषित योजनाएं बनाने के निर्देश दिए लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव और जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के 2023 तक सभी ग्रामों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के क्रम में मध्य प्रदेश में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 21,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता हासिल की जा चुकी है। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि मध्य प्रदेश में समस्त स्रोतों से 1,15,00,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित किया जा रहा है। अगले 1 साल में 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विस्तार का लक्ष्य है। इसी प्रकार नर्मदा घाटी विकास द्वारा भी सिंचित रकबे में वृद्धि के लिए परियोजनाएं तैयार की गई है। इनका क्रियान्वयन अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। उत्कृष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री करेंगे सम्मानित, यह बात कही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा।
23 मार्च को वर्तमान सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी कार्यक्रम आयोजित होगा। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट का लोकार्पण किया गया है। वेबसाइट है www.sachiuniv.edu.in। सांची विश्वविद्यालय की कुलपति है डॉक्टर निर्जय गुप्ता। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया सुश्री सारिका घारू को ब्रांड एम्बेसडर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आम निर्वाचन 2021 त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए तो सुश्री सारिका घारू को बनाया गया है। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांडिया पिपरिया जिला होशंगाबाद की अध्यापिका है सुश्री सारिका घारू। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि सुश्री घारू जिलों में उप जिला निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारी से विचार विमर्श कर सेंस की गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगी। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लस्टर आधारित उद्योगों को मदद मिलेगी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्लस्टर आधारित उद्योगों और नव उद्यमियों को तकनीकी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी मदद दी जाएगी। श्री सकलेचा भोपाल स्थित CSRI में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री मध्य प्रदेश के हैं श्री ओम प्रकाश सकलेचा और देश के हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, याद रखना है। यहाँ पर MOU भी हुए हैं किस किस क्षेत्र में वह आपको पता होना चाहिए। प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान CSIR में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा की उपस्थिति में तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संबंधी 4 MOU पर हस्ताक्षर और हस्तांतरण भी हुआ। इस अवसर पर मंत्रीद्वय ने प्रदर्शनी तथा लैब का अवलोकन किया और एम्प्री के नए भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश क्लस्टर आधारित उद्योगों के मार्फत देश को चीन से कम कीमत में अनेक उत्पादन उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री सकलेचा ने कहा कि MSME के लिए 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था से नए युग की शुरुआत हुई है। अभी देश में 20 से 30,000 करोड़ रुपए का फर्नीचर इंपोर्ट हो रहा है और वह इंपोर्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा उत्पादन बिखरा हुआ है। इसी बिखराव को दूर करने के लिए हमने विभिन्न क्लस्टर बनाए गए। क्लस्टर का मतलब है कि एक उद्योग किसी विशेष क्षेत्र में है, जैसे कि फर्नीचर उद्योग एक अलग बाजार हो, गारमेंट उद्योग का एक अलग शहर में एक अलग बाजार हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में फिर से राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 आया है मध्य प्रदेश। 152% उपलब्धि मध्य प्रदेश ने हासिल की है। मध्य प्रदेश में योजना प्रारंभ से अब तक 22,02,258 आवेदन पत्रों पर हितग्राहियों को राशि 942 करोड़ रुपए का मातृत्व लाभ वितरित किया गया है। यह योजना कब से शुरू हुई? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यह शुरू हुई है 1 जनवरी 2017 से। प्रदेश के समस्त जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत यह लागू की गई है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी हानि की प्रतिपूर्ति करना है। प्रथम प्रसव पर ही इस योजना का लाभ मिलता है, यह भी याद रखिएगा। योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है इसकी बात करें तो समस्त गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को प्रथम जीवित जन्मे बच्चों पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति के उपरांत प्रति हितग्राही 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। पहली किस्त 1,000 रुपये, पहली किस्त जो 1,000 रुपये मिलती है वह आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन कराने पर मिलती है। दूसरी किस्त मिलती है 2,000 रुपये, ये कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर मिलती है और गर्भावस्था के 6 महीने पूरे होने पर मिलती है। और तीसरी किस्त जो 2,000 रुपये मिलती है वह बच्चे के जन्म का पंजीकरण और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक का आधार लिंक्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में प्रदान किए जाते हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को उमंग ऐप से भी लिंक कर दिया गया है, जिसका उपयोग कर योजना अंतर्गत हितग्राहियों के आवेदन पत्रों के प्रविष्ट किए जाने में लगने वाले समय को
कम किया जा सकेगा। उमंग ऐप, ये ज़रूर आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। यदि आपके पास बड़ा मोबाइल हो तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बड़े मोबाइल में चलेगा, छोटे में तो चलेगा नहीं। यहाँ पर निविदा सूचना दी गई है। इन निविदा सूचनाओं को हम यहाँ पर चर्चा नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश की नौकरी और करंट अफेयर्स पर चर्चा पार्ट 1 में करेंगे। सेकंड पार्ट में हम बाकी बची खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और खबरें भी शामिल हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए चयन परीक्षा आयोजित की है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालयों में जो बच्चे कक्षा 8वीं में अध्ययनरत हो उनके लिए यह योजना है। 2008 से यह योजना शुरू की गई है। 2 मई को परीक्षा होगी। इसमें होता क्या है, प्रति विद्यार्थी ₹12,000 के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति मिलती है। तो 1,000 रुपये महीना बच्चों को मिलता है यदि इसमें पास हो जाते तो। नियमित छात्रवृत्ति के लिए कक्षा 9वीं और 11वीं में न्यूनतम 55% और कक्षा 10वीं में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय, जैसा कि पहले बताया, नियमित विद्यार्थियों के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं है। आय इसके लिए साल भर की आय अभिभावक की 1.5 लाख रुपए तक होना चाहिए, इससे अधिक ना हो। पाठ्यक्रम की बात करें तो इस परीक्षा के लिए कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का स्तर कक्षा 7वीं और 8वीं की परीक्षा के समान होगा। कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। आरक्षण भी मिलेगा जो SC/ST के बच्चे हैं उनको। परीक्षा का समय की बात करें तो 11:15 से 12:30 बजे तक मेट की परीक्षा होगी और दोपहर 12:30 से 2:15 बजे तक सेट की परीक्षा होगी। मेट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण और सेट यानी कि शैक्षिक योग्यता परीक्षण। 1.5 घंटे का समय रहेगा। 90 प्रश्न इसमें करने रहेंगे। इसमें पास होने के लिए 72 अंक यानी कि 40% अंक लाना है दोनों ही परीक्षाओं में, यदि सामान्य वर्ग के बच्चे हैं तो, और SC/ST को लाना है 32% या 58 अंक। प्रश्न किस किस विषय से आएंगे तो देखिए, सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समझाता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकृति, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोड विकोडन, खंड समुच्चय, समस्या सुलझाने, इन पर आधारित प्रश्न होंगे। शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के होंगे और 35 होंगे सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न होंगे गणित के। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी तो MP ऑनलाइन के द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत कियोस्क से या वेबसाइट पर जाकर के राज्य शिक्षा केंद्र के मोनो पर क्लिक करके खुद भी आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक और संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी। उसके बाद में अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवाएगा जो भी आवेदक है वो। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जैसे कि कक्षा 7वीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, SC/ST निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें। आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद 2 प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यर्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जाएगा। यह पूरी प्रोसेस आप और भी वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है www.mponline.gov.in, यहाँ पर भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो आप ज़रूर इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि हम आम जनता है, नियम कानून का पालन जरूरी है। जॉब अलर्ट और एडमिशन अलर्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा। ये देखिए जॉब अलर्ट है, ये चलिए पढ़ ही लेते हैं यार। छावनी बोर्ड सुबादू, पद का नाम है रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी, एक पद है।
MBBS योग्यता है, लास्ट डेट है 26 मार्च और वेबसाइट है sabathu.kent.gov.in। रसायन पेट्रो रसायन विज्ञान नई दिल्ली, इसमें परामर्शदाता तकनीकी के पदों पर भर्ती है। योग्यता अनुसार आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 6 अप्रैल लास्ट डेट रहेगी। वेबसाइट है chemicals.nic.in। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कोलकाता में भर्ती खुली है फोरमैन की और माइनिंग मेट की। इसकी वेबसाइट है hindusthancopper.com। पद 10-10, 15-15 है, देख सकते हैं। फोरमैन के लिए मैट्रिक मांगा है, 11 पद है और माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग में 15 पदों के लिए। 5 अप्रैल लास्ट डेट है। CSIR कारेकुड़ी, इसमें सुरक्षा अधिकारी का एक पद है, वेबसाइट ये है। CSIR के अंतर्गत ये लखनऊ में भर्ती है वाहन चालक की, ये वेबसाइट है। सैनिक स्कूल पुरुलिया में ये भर्ती है, 26 मार्च लास्ट डेट है। TGT का पद है। राष्ट्रीय गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में ये बहुत सारी भर्तियाँ खुली हैं, 1-1, 2-2 पद हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है। rgcb.res.in वेबसाइट है। अब बात करें एडमिशन अलर्ट की, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर में ये एडमिशन ले सकते हैं PhD के लिए। 7 अप्रैल लास्ट डेट है। त्रिवेंद्रम में आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में PhD वगैरह में एडमिशन लेना चाहें तो 15 अप्रैल लास्ट डेट है। वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल में PhD आप करना चाहें तो ये लास्ट डेट है 5 अप्रैल और ये वेबसाइट है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में शोध और PhD MTech के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है। वेबसाइट ये है iisc.ac.in/admission। संस्कृत की श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार के लिए आप आवेदन करना चाहें तो कालिदास संस्कृत अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद भोपाल ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। संस्कृत की श्रेष्ठ पुस्तकों के लेखकों के लिए आवेदन है। योग्यता विषय अनुसार होगी, लास्ट डेट होगी 31 मार्च। वेबसाइट है culturemp.in। भारतीय IIT दिल्ली में PG PhD के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 अप्रैल लास्ट डेट होगी। वेबसाइट है home.iitd.ac.in/pg-admission.php। MI स्कॉलरशिप 2020-21 जियोमी इंडिया नोएडा उत्तर प्रदेश में 11वीं और 12वीं और UG लेवल में अध्ययनरत छात्रों के लिए अवसर है। पिछली कक्षा में 70% अंक प्राप्त किए हो तो 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है buddyforstudy.com/page/MI स्कॉलरशिप। IM भारतीय प्रबंध संस्थान में भर्ती खुली है बोधगया में, डॉक्टोरल प्रोग्राम PhD में 31 मार्च लास्ट डेट है। ये वेबसाइट है। परिवर्तन ECM स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 31 मार्च तक। HDFC बैंक के द्वारा यह स्कॉलरशिप आयोजित की गई है। हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में ये भर्ती खुली है। भर्ती क्या खुली है, एडमिशन है, 14 अप्रैल लास्ट डेट है। इसमें भी अप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। साथियों, काफ़ी मेहनत इस वीडियो को बनाने में लगती है, क्योंकि न केवल आपकी काम की खबरें छाटनी है बल्कि लगातार बोलते बोलते एनर्जी भी एंड हो जाती है। आपने देखा होगा कि शुरू में जो एनर्जी थी वह लास्ट में आते आते एकदम खलास हो चुकी है। तो प्लीज़ यदि आपको यह प्रयास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दे और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दे, ताकि सभी लोगों को यह काम की जानकारियाँ मिल पाए। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।